आज हम लोग सेलों का मिश्रित क्रम में उसको कंबाइंड करेंगे सेल्स को, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। कैसे की जाएगी मिक्स्ड ग्रुपिंग? बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, उसमें पहले सीरीज में भी कुछ सेल लगाएंगे। जैसे हमने एक लाइन में सीरीज में कुछ सेल्स लगाई और उसी तरीके की कई लाइंस भी बनाएंगे पैरेलल में। तो सीरीज में भी सेल्स लगी होंगी, पैरेलल में भी लगी होंगी। देखिए मैं फिगर बनाता हूं कि कैसे कंबाइन करेंगे, आप भी बना लीजिए, ठीक है। आप ध्यान से देखें इस पे। इसमें ये एक रो आपको दिख रही है सबसे ऊपर, जिसमें फिर से मैं वही बताऊंगा आपको कि अपनी सुविधा के लिए हमने ये मान लिया है कि जितनी सेल हमने इसमें कंबाइंड की हुई हैं सब सिमिलर टाइप की हैं। सिमिलर टाइप की हैं मतलब सबका ईएमएफ सेम है और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है। इस रो में आप देखिए यहाँ पर सेल लगी हुई हैं, ये सेल का पॉजिटिव ये नेगेटिव, उसके बाद अगली सेल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेक्स्ट सेल का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ऐसे करते करते यहाँ पर हमने n सेल्स आपस में कंबाइंड की हुई हैं। इस लाइन में, एक लाइन में कितनी सेल हमने लगाई हुई है? n सेल्स लगाई हुई है। और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, अगर आपको याद है तो बताइए हमको। श्रेणी क्रम, वेरी गुड। क्यों? एक सेल का नेगेटिव अगले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से, और ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये एक रो हमने लगाई। फिर से एक रो में जितनी सेल लगी हुई हैं उनका कॉम्बिनेशन किस टाइप का है? सीरीज में है। कितनी सेल लगाई हैं हमने? n सेल्स लगाई हुई हैं। और इस टाइप की ऐसे करते करते एक रो, दूसरी, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 रो, ऐसे बनाते बनाते हमने कितनी पंक्तियां लगाई हैं? टोटल m पंक्तियां लगाई हुई हैं। कुछ बात हमारी समझ आई आपको? एक रो में कितनी सेल लगी हुई हैं? n। और इस प्रकार की कितनी रोज बनाई हैं हमने? m रोज बनाई हुई हैं। और एक लाइन में जो सेल लगी हुई हैं सब श्रेणी में लगी हैं, और जितनी बेटा ये पंक्तियां बनी हुई हैं ये सब समांतर बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक लाइन में n सेलें हैं, इस तरह की m लाइनें बनी हुई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर कितनी सेल को लगाया है, कितनी सेल्स कनेक्ट की गई हैं टोटल? m इंटू n, बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे आपने एक लाइन में 10 सेल लगाई, एक लाइन में 10 सेल लगाई, और ऐसी 5 लाइनें आपने बनाई हैं। टोटल कितनी सेल हो गई? 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 सेल हो गई। ऐसे ही अगर n सेल एक लाइन में है और m लाइनें आपने बनाई हैं तो टोटल कितनी सेल्स यूज कर रहे हैं आप? m इंटू n सेल्स यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही लिख देंगे कि प्रयुक्त की गई कुल सेलें m इंटू n, ये नंबर ऑफ सेल्स हमने यूज किया है इस पे। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, इसका मतलब है कि ये एक बैटरी है। इस बैटरी के 2 टर्मिनल कहाँ पर हैं? तो इस बैटरी का एक टर्मिनल ये हमने मान लिया, और बैटरी का दूसरा टर्मिनल ये हमने मान लिया। बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये वाला बैटरी का जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। हम जो अपना लोड लगाएंगे, लोड रेसिस्टेंस, वो लोड रेसिस्टेंस जो बाहरी प्रतिरोध होगा हमारा, वो बैटरी के इन्हीं 2 टर्मिनल्स के बीच लगाया जाएगा। इन्हीं 2 टर्मिनल्स के बीच लगाएंगे मतलब एक तार यहाँ से और एक वायर यहाँ से ऐसे लाएंगे, और दोनों के बीच में यहाँ पर हम ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा देंगे। बाह्य प्रतिरोध, या फिजिक्स की भाषा में इसे हम लोड कहते हैं, ठीक है। और इसी में हमको करंट भेजनी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट ऐसे चलेगी और इस तरह से करंट यहाँ पर एंटर करेगी।
जब एंटर करेगी तो थोड़ी इस लाइन में, हर लाइन में थोड़ी थोड़ी करंट बटेगी और फिर यहाँ पर सब कंबाइंड हो जाएगी, फिर इसमें से ऐसा जाएगी, फिर यहाँ सब बट जाएगी, फिर यहाँ कंबाइंड हो जाएगी। इस तरीके से करंट का फ्लो सर्किट में बना रहेगा। तो ये हमने लोड लगा लिया और कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले, जैसा कि पहले भी हम सीरीज और पैरेलल कर चुके हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ हम पता लगाते थे। हम पता लगाते थे कि सीरीज में जैसे कंबाइंड किया या पैरेलल में किया, तो हम सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि सर्किट का नेट ईएमएफ कितना है, नेट विद्युत वाहक बल कितना है, ये पता लगाएंगे। फिर हम ये पता लगाएंगे इस पूरे परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना है। फिर उस नेट ईएमएफ और टोटल प्रतिरोध से हम करंट निकाल सकते हैं और वन बाय वन सबको देखते जाएंगे कि किसमें वृद्धि हो पाई और किसमें वृद्धि नहीं हो पाई। क्या ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए उचित रहेगा, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले ईएमएफ देखना है। परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल, क्या आप बता सकते हैं इस पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट विद्युत वाहक बल कितना रहेगा? सोचिए। N इंटू ई, ठीक, बहुत बढ़िया। N इंटू ई रहेगा इसका टोटल ईएमएफ। क्यों? आपने सीरीज भी पढ़ा है, आपने पैरेलल भी पढ़ा है। सीरीज में आपने देखा था कि एक लाइन में जितनी सेल लगी होती हैं, अगर N सेल लगी हैं तो उसका नेट विद्युत वाहक बल कितना हो जाता था, NE। लेकिन जब हमने पैरेलल में लगाया तो विद्युत वाहक बल उस वक्त केवल एक लाइन के विद्युत वाहक बल के बराबर आता था। याद करिए आप, थोड़ा सा आ रहा है याद आपको? इसी प्रकार एक लाइन में N सेलें लगी हैं और यहां पर इतनी सारी पैरेलल लाइंस लगी हुई हैं। इसका मतलब साफ है कि इस सर्किट का भी जो नेट विद्युत वाहक बल होगा वो एक लाइन में लगी हुई सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो चार्ज एक बार यहां से एंटर करेगा उसके पास एक रास्ता ये है जाने का, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, ऐसे करते करते उसके पास m रास्ते हैं जाने के, वहां से यहां तक आने के m रास्ते हैं। आप किसी भी रास्ते पर उसको प्रवेश कराकर सोचिए कि उसको कितनी एनर्जी मिलेगी। अगर इस रास्ते पर वो चार्ज एंटर कर गया तो एक सेल, 2, 3, 4 ऐसी कितनी सेलें इस लाइन में पड़ेंगी, n, और हर सेल में से उसको गुजरना पड़ेगा तो हर सेल उसको एनर्जी देगी। अब एक सेल E के बराबर एनर्जी देगी तो n सेलें मिलकर कितनी एनर्जी देंगी, NE। तो जो चार्ज इस रास्ते पर आ जाएगा जब यहां से निकलेगा तो उसके पास NE एनर्जी आ जाएगी जब यहां पहुंचेगा। ऐसे ही जो चार्ज यहां से आएगा उसको भी कितनी एनर्जी मिलेगी, NE। जो यहां से आएगा उसको भी NE। तो किसी भी लाइन में से आए उस चार्ज को एक लाइन में जितनी सेलें लगी हैं बस वही सेलें एनर्जी दे पाएंगी। और एक लाइन में लगी टोटल सेलें जो N हैं वो कितनी एनर्जी देंगी उसको, N इंटू E। इसलिए परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, N इंटू E के बराबर। चाहे आप ऐसे सोच लें तो भी N इंटू E मिलेगा, या ऐसे अच्छा ना लगे आप समांतर क्रम का सोचिए कि जब समांतर क्रम में हमने सेलों को लगाया था उस वक्त एक लाइन में जो जितनी सेलें लगती हैं उसके विद्युत वाहक बल ही हमारा नेट विद्युत वाहक बल बनता है। तो समांतर में इतनी लाइनें लगी हैं, एक लाइन का निकाल लो वही आपका नेट ईएमएफ बनेगा। तो एक लाइन का जो नेट विद्युत वाहक बल होगा वो N इंटू E के बराबर बन जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रतिरोध की बात करना चाहते हैं हम। पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध चाहिए मुझे A और B के बीच का। उसके लिए पहले सेल्स का निकालिए, उसके बाद ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे हम। सेल्स का निकालने में भी पहले आप एक पंक्ति का प्रतिरोध निकालते हैं।
तो यहां देखिए सेलों के संयोजन की प्रत्येक पंक्ति का सेलों के संयोजन की प्रत्येक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध देखो, अभी इसमें बहुत सारी m पंक्तियां हैं, हम आपसे केवल एक पंक्ति का पूछते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बस यहां से यहां तक का बताइए। जितनी भी सेलें लगी हैं उतने ही आंतरिक प्रतिरोध यहां दिख रहे हैं आपको। तो कितने आंतरिक प्रतिरोध हुए? n। और सब कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अब याद करें, n समान प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना मिलता है आपको? n इंटू r। तो एक पंक्ति की अगर बात करें तो n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसलिए एक पंक्ति का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा n इंटू r, एक पंक्ति का। ठीक है। अब इस प्रकार की m पंक्तियां परस्पर कौन से क्रम में लगी हैं? समांतर क्रम में। तो सभी पंक्तियों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? लिख देंगे इस प्रकार की क्योंकि इस प्रकार की m पंक्तियां परस्पर समांतर क्रम में हैं, इसलिए संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। फिर से देखिए, एक लाइन का प्रतिरोध कितना आया बेटा? NR। और इस प्रकार की कितनी लाइनें हैं यहां पर? M। अब फिर से सोच के बताइए, एक लाइन का रेसिस्टेंस NR है और इस प्रकार की M लाइनें समांतर क्रम में हैं, मतलब साफ है कि M समान, मतलब M जो है समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं। M लाइनें बनी है ना, तो कितनी लाइनें हैं? M। सबके प्रतिरोध कितने कितने हैं? NR, 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 सभी लाइंस का। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि हर लाइन का रेसिस्टेंस NR, 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 NR और इस तरीके की M लाइनें बनी हुई हैं। तो जब आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि N समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में लगे होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध आप कैसे निकालते हैं? फिर से सुनिए, N समान प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में लगे हों तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा? किसी एक का प्रतिरोध ले लिया जाएगा और उसमें जितने समांतर में लगे उनसे भाग दे दिया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला R/N होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितने समान प्रतिरोध समांतर में लगे हैं? M समान प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? किसी एक लाइन का प्रतिरोध ले लीजिए और उसमें M से डिवाइड कर दीजिए। तो एक लाइन का प्रतिरोध कितना है? NR, और उसमें जितनी लाइनें हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो NR/M आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात ये? फिर से एक बार देख लीजिए, एक लाइन का रेसिस्टेंस कितना? NR, इस लाइन का रेसिस्टेंस NR, 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 जितनी भी पंक्तियां हैं सबका रेसिस्टेंस NR है। अब सोचिए, इस प्रकार की M लाइनें समांतर क्रम में लगी हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? किसी एक लाइन का रेसिस्टेंस NR और बटे पंक्तियों की संख्या, तो NR/M। और ये क्या आया है? ये अभी आया संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध अभी आया है।
अभी हमने बाह्य की तो बात ही नहीं की। अब हम ये निकालेंगे परिपथ का कुल कितना प्रतिरोध होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए जो भी चार्ज सर्किट में फ्लो होगा उसके रास्ते पर कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना पड़ेगा, NR/M। उसके बाद जब यहां से चार्ज ऐसे आएंगे सब रास्तों से चल के, यहां सब कंबाइंड हो जाएंगे, उसके बाद यहां से फिर जब ऐसे जाएंगे तो ये R भी तो उनके रास्ते में आ जाएगा, और ये R इन सब के साथ समांतर क्रम में है या ये इन सब के साथ श्रेणी क्रम में है, समांतर में है। कैसे समांतर में है, देखो अगर चार्ज ऐसे चल के आता तो समांतर होता ना, चार्ज तो ऐसे चल के आता है और फिर यहां से ऐसा जाता है, फिर ऐसा चल के आता है, फिर यहां से ऐसा जाता है। समांतर में कैसे आता, समांतर होता तो दोनों लाइनों में एक साथ आता ना, तो अगर समांतर होता तो ये दोनों लाइनों में एक साथ ऐसे आता, तो क्या ऐसे आ रहा है चार्ज, सोचिए थोड़ा सा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन आपने बनाया है और यहां से करंट जा रही है तो इधर से जब करंट जाएगी तो दोनों रास्तों में बराबर ऐसा चलेगी। तो अगर वो चार्ज यहां से ऐसा चल के आता तो ये कौन सा क्रम होता, समांतर। लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है, आप सब जानते हैं, इधर से ऐसा आता है, यहां कंबाइंड हो जाता है और इसके बाद यहां ऐसे चला जाता है। तो अब क्या ये आपको कैसा क्रम लग रहा है, श्रेणी। और श्रेणी में क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जोड़ देते हैं सिंपली। इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो आंतरिक प्रतिरोध में ये बाह्य प्रतिरोध को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब ये बताएं हमें, क्या ये बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो बेटा, आप कैलकुलेट कर लो। इसके नीचे 1 लेकर एलसीएम ले लीजिए आप, तो m हमने एलसीएम ले लिया। इसके बाद ये कितना बन जाएगा, NR प्लस M इंटू कैपिटल R, ये परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। देखिए तो इस तरह से सर्किट का हमने टोटल रेसिस्टेंस भी निकाल लिया। अब प्लीज मुझे एक बार ये बता दीजिए कि क्या आपको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये जो स्मॉल n इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल m आया है, ये कैसे आया समझ आ गया? पहले क्या किया, एक लाइन का निकाला NR, फिर m लाइंस का निकाला NR अपॉन m, उसके साथ ये बाह्य प्रतिरोध भी चार्ज को क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए NR अपॉन m प्लस कैपिटल R। और ये भी आपको अब दिमाग में है ना कि ये श्रेणी में है कि समांतर में, श्रेणी में। समांतर में कब होता, जब चार्ज ऐसे चलता तब समांतर में होता, और वो चार्ज ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे आता है यहां से ऐसे चला जाता है, तो ये R उसके श्रेणी में पड़ेगा। अब देखिए हमने नेट विद्युत वाहक बल भी बना लिया, हमने परिपथ का कुल प्रतिरोध भी निकाल लिया। अब करंट के बारे में हम पता लगाना चाहते हैं, तो परिपथ में बहने वाली धारा, इसलिए परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा I का फॉर्मूला लास्ट टाइम भी आपने देखा है, क्या होता है, नेट विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, नेट विद्युत वाहक बल कितना आया था, N इंटू ई, एक लाइन में लगी सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो नेट विद्युत वाहक बल हमने लिख लिया NE। कुल प्रतिरोध कितना आया है अभी सॉल्व करने से, NR प्लस MR अपॉन M, NR प्लस MR
अपॉन m। इसे थोड़ा सा एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सॉरी, ये नंबर क्योंकि ये एक ऐसे भिन्न है जिसके हर में भी एक भिन्न है, इसलिए इसको सॉल्व करते वक्त इसका m पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा m n e i इज इक्वल टू m n, m ऊपर आएगा तो m n e अपॉन एन आर प्लस एम आर। तो ये फॉर्मूला आ गया सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का। करंट का फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए करंट के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, अंश में आ रहा है एम एन इंटू ई। आपको याद है ये एम एन क्या चीज है, एम एन सबसे पहले हमने लिखा है, देखो प्रयुक्त की गई कुल सेलें एम एन। आपने जितनी भी सेल यहां कंबाइंड की है टोटल, वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है एम एन। तो अंश में हमको लेना है सेलों की कुल संख्या गुणे एक सेल का विद्युत वाहक बल। बटे में क्या करना है, देखिए एक लाइन में कितनी सेलें लगी हैं एन, और हर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है आर। तो एन इंटू आर प्लस जितनी पंक्तियां हैं वो पंक्तियां ले लें और उसके साथ बाह्य प्रतिरोध लेना पड़ेगा फिर आपको। तो m इंटू कैपिटल R। ये आप थोड़ा सा लॉजिक याद रखेंगे, आपको फॉर्मूला याद बना रहेगा। फिर से क्या बताया, करंट के लिए अंश में क्या आएगा, सेलों की कुल संख्या गुणे एक सेल का विद्युत वाहक बल। बटे में क्या आएगा, एक लाइन में सेलों की संख्या गुणे एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध NR प्लस पंक्तियों की संख्या इंटू बाह्य प्रतिरोध। तो m इंटू आर हमने कर लिया। इस तरह से ये करंट की वैल्यू मिल जाएगी हमको। अब आप ये बताएं, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, इतने में तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला। अब करंट का फॉर्मूला जो आया है, हमें ये फैसला करना है कि हम इसमें जो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जैसे मैं एक छोटी सी चीज आपको बताऊं, आपको टोटल एक सेलों का एक स्टॉक आपको दे दिया जाएगा कि ये लीजिए हमारे पास 100 सेल्स हैं, टोटल 100 सेल है हमारे पास। अब उन 100 सेल में आप मिक्स्ड ग्रुपिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। ये चीज आपको समझोगे तो आगे की बातें आपको समझ आएंगे। जैसे अभी हमने कितनी टोटल सेल लगाई हैं यहां पर बेटा, एम एन। छोड़ो इस एम एन को, सोचो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं 100, पूरी 100 सेलें हैं हमारे पास। अब उन 100 सेलों को हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करना चाहते हैं। आप जानते हैं हम बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम चाहें तो हर एक लाइन में एक एक सेल लगाएं। हर लाइन में कितनी सेल लगाएं, एक सेल। फिर कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी, 100 लाइनें, 100 सेल है आपके पास। और अगर एक लाइन में एक सेल लगाएंगे तो आपको कितनी लाइंस बनानी पड़ेंगी, 100 लाइंस बनानी पड़ेंगी, तभी तो पूरी 100 सेल्स बना पाएंगे आप, 100 सेल्स को कंबाइन कर पाएंगे। समझ आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके पास कितनी है 100। एक लाइन में कितनी सेल लगाई हैं आपने, एक। और कितनी लाइनें बनाई हैं आपने, कितनी पंक्तियां बनाई, 100। तो क्या आप बता सकते हैं n का मान कितना है यहां पर, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, 1। n क्या चीज है, एक लाइन में जितनी सेलें लगा रहे हैं वही तो स्मॉल n है। एक लाइन में जितनी सेलें आप लगा रहे हैं उसी को तो हम n बोल रहे हैं। तो एक लाइन में हमने कितनी सेल लगाई हैं, एक। तो n का मान कितना हुआ, 1। कितनी रोज बनाई है हमने, 100। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 100, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो आप बनाएंगे वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 100 सेलों का एक कॉम्बिनेशन हम कैसा बना सकते हैं, एक एक सेल लगाएंगे हर लाइन पे और इस प्रकार की 100 रोज बनाएंगे। इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और m की वैल्यू कितनी होगी, 100।
एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ये कर सकते हैं। दूसरा, हम चाहें तो एक लाइन में 2 सेल लगा सकते हैं, 2। एक लाइन में कितनी सेल लगाएंगे? 2। आप बताइए मुझे टोटल कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी? 50। टोटल सेल कितनी है? तो n और m का गुणा कितना रहना चाहिए? 100 के बराबर। तो एक लाइन में अगर हमने 2 सेलें लगा ली तो टोटल नंबर ऑफ रोज, पंक्तियां कितनी बनानी पड़ेंगी? 50। हर लाइन में 2 सेल 2 सेल 2 सेल 2 सेल, और इस तरीके से जाके कितनी पंक्तियां बन जाएंगी? 50। अब बताइए स्मॉल n का मान कितना? 2। और स्मॉल m की वैल्यू कितनी? 50, क्योंकि 50 लाइनें बनाई हैं हमने। समझ आ गया आपको? और दोनों का गुणा करने से फिर से 100 आ जाएगा। एक दूसरा ये कॉम्बिनेशन, और सोचिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम चाहें तो हर लाइन पे 5-5 सेल लगा दें। हर लाइन पे कितनी सेल लगा दें? 5 सेल लगा दें। अगर एक लाइन में 5 सेल लगा देंगे तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? 20। अब आपको समझ में आने लगा? अगर एक लाइन में 5 सेल्स लगाएंगे तो 20 रोज आपको बनानी पड़ेंगी। n की वैल्यू कितनी होगी? 5। m की वैल्यू 20। फिर और सोचिए, हम चाहें तो हर लाइन पे 10 सेल्स लगा सकते हैं। 10 सेल एक लाइन में, तो कितनी लाइनें बनेंगी? 10 लाइनें। हम चाहें तो एक लाइन में 20 सेल लगा दें, कितनी लाइनें बनेंगी? 5 लाइनें बनेंगी। हम चाहें तो एक लाइन में 50 सेल लगा दें, कितनी लाइनें बनेंगी? 2। और हम चाहें तो एक लाइन में पूरी 100 सेल लगा दें, तो पंक्तियां कितनी बनेंगी? एक ही बनेगी। अब n और m का मतलब समझ आ गया? ठीक। अब फिर से आते हैं दोबारा, तो मतलब इतने कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। देखो कर सकते हैं, करेंगे कौन सा, ये अभी हम बात करते हैं। एक चीज और, अगर बाई चांस जितनी भी सेल हमने यहां लगाई है, जितनी भी सेल हमने लगाई हैं, हर सेल का विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट। जो लास्ट क्लास में हम आपको सेल दिखा रहे थे, उस हर सेल का ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट। ये वाली सेल दिखाई थी हमने आपको। इस हर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। अगर हर सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ठीक, और हमने सबसे पहला वाला कॉम्बिनेशन बनाया है। सबसे पहला वाला कॉम्बिनेशन मतलब हर लाइन में कितनी सेलें लगाई हैं? 1। लाइनें कितनी बनाई हैं? 100। तो क्या आप बता सकते हैं आपकी जो पूरी बैटरी बनेगी कितने वोल्ट की बनेगी? कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी? नहीं समझ में आया? अरे देखो ना, आपने अभी अभी हमको बताया था परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल कितना होता है। आंसर है एक लाइन में लगी सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर। यही तो आपने बताया हमको अभी। नहीं समझ आया? तो आप बताइए, हर लाइन में एक सेल लगी है, 100 लाइनें लगी हुई हैं, परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल कितना होगा? अभी भी नहीं समझ आया? फिर से, एक लाइन में कितनी सेल लगाई हैं बताओ? एक ही सेल तो लगाई है, और एक लाइन में लगी सेलों के बराबर ही तो विद्युत वाहक बल परिपथ का आता है। और एक लाइन में आपने एक सेल लगाई है और उस एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो जो बैटरी बनेगी वो कितने वोल्ट की बनेगी? 1.5 वोल्ट की। सेल कितनी लगा डाला आपने? 100। पर बैटरी अभी अभी कितने वोल्ट की बनी हुई है? 1.5 वोल्ट की। समझ आया? दूसरा कॉम्बिनेशन करिए, एक लाइन में 2 सेलें लगी हैं, 50 लाइनें बनाई हमने। अब बैटरी कितने वोल्ट की बनेगी? फिर से, एक लाइन में कितनी सेल लगी हैं? 2। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, तो बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की बन गई? 3 वोल्ट बैटरी आप बना सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन करिए, जब एक लाइन में 5 सेलें लगाई थी हमने और 20 पंक्तियां बनाई थी। ध्यान से सोच समझ के बताइए, n का मान कितना? 5। m की वैल्यू कितनी? 20। बैटरी कितने वोल्ट की बनी? 5 वोल्ट की। 7.5 वोल्ट। एक लाइन में कितनी सेल लगाई हैं? 5। एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5, तो 5 सेलों का मिला के कितना हो गया?
7.5 वोल्ट की बैटरी बन गई आपकी। अभी भी नहीं समझ आ रही बात? आ रहा है सबको? अब अगला कॉम्बिनेशन, एक लाइन में 10 सेल हमने लगा डाली, तो लाइनें कितनी बनेंगी? 10 लाइनें बनी। अब बताइए n का मान कितना? 10, m का मान 10, बैटरी कितने वोल्ट की बनी? 15 वोल्ट की, क्योंकि एक लाइन में कितनी सेल लगी है? 10, और एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दीजिए। 1.5 का गुणा 10 से करोगे 15 आएगा, 15 वोल्ट बैटरी बनेगी। तो आप ऐसे 15 वोल्ट बैटरी बना सकते हो। अगर मैं आपको 100 सेलें इस प्रकार की दे दूंगा और फिर बोलूंगा कि मुझे 15 वोल्ट बैटरी चाहिए इससे, अब आप बना लेंगे? कैसे बनाएंगे? क्या करिएगा? एक लाइन में कितने सेल लगाएंगे? 10, और कितनी लाइनें बनाएंगे? 10। इस तरह से वो कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी? 15 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगला कॉम्बिनेशन पे आइए जो हमने किया। एक लाइन में हमने 20 सेल लगा दिया। एक लाइन में कितनी सेलें हैं? थोड़ा दिमाग खोल के बैठिए, 2 बार बताना पड़ता है हर बात को मुझे। एक लाइन में कितनी सेलें? 20। टोटल कितनी लाइनें? 20, 5, तब तो 20 पंचे 100 होगा। ठीक है। अब बताइए कितने वोल्ट की बैटरी बनी? 30 वोल्ट की बैटरी। कैसे? एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 और एक लाइन में 20 सेलें लगी हैं, तो 20 गुणे 1.5, 15 दूना 30, 30 वोल्ट बैटरी बन गई। तो अगर आपको 100 सेलें दी गई हैं और उससे 30 वोल्ट बैटरी आपको बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? एक लाइन में 20 सेल लगाओ और इस तरीके की कितनी लाइनें बनाओ। समझ आ गया अब आपको? इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं है। तो अगर आपको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना है तो वोल्टेज आप अपनी मनमर्जी से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एक लाइन में जितने सेलें लगा देंगे उतना विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे। तो आंसर है, हम चाहे 1-1 वाला करें कॉम्बिनेशन, चाहे 2-2 सेल का करें, 5-5 का करें, 10-10 का करें, 20-20 का करें, या 50-50 का करें। हम तो वो कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं जिस कॉम्बिनेशन को करने से हमारा जो काम हो वो पूरा हो। और उसके लिए क्या चाहिए था? वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए थी, करंट भी ज़्यादा चाहिए थी। वोल्टेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले ये बताओ? n गुना हो गया। और अभी हमने बताया आपके कॉम्बिनेशन के मुताबिक आप जितने वोल्ट की बैटरी चाहते हो आप बना सकते हो। आप अगर 30 वोल्ट की बैटरी चाहते हो तो एक लाइन में 20 सेलें लगा लो। आप अगर 15 वोल्ट की बैटरी चाहते हो तो एक लाइन में 10 सेल लगा लो। आप, ये अब आपके हाथ में है। तो वोल्टेज आप इंक्रीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वोल्टेज तो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है, हम इसका फैसला इस बात से करेंगे कि हमको करंट भी ज्यादा मिलनी चाहिए। करंट भी हमको कैसे मिलनी चाहिए? ज्यादा। अब करंट का फॉर्मूला तो ये आया हुआ है। अब इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि करंट हमको ज्यादा कैसे मिलेगी? कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे तो करंट हमको मैक्सिमम मिल जाएगी, ये हमको पता लगाना है। ठीक है। तो आप एक काम करिए, इतना नोट करिए। उसके बाद हम क्या पता लगाना चाहते हैं? 2 चीजें हम मैक्सिमम चाहते हैं। वोल्टेज जो कि हम बना सकते हैं, सीख गए कैसे करना है। एक लाइन में जितनी ज्यादा सेलें लगाओगे उतना वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? करंट भी हमको ज्यादा चाहिए। करंट को ज्यादा कैसा करना है वो करंट के फॉर्मूले से हम लोग सीखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करंट कैसे मैक्सिमम करना है ये करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आप चाहते हैं कि आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग करने से करंट मैक्सिमम मिले, तो करंट के मैक्सिमम होने की क्या शर्त है? करंट मैक्सिमम हो इसके लिए इस भिन्न का मैक्सिमम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट इस भिन्न पर डिपेंड करती है। अगर ये भिन्न मैक्सिमम होगी तो करंट भी कैसी हो जाएगी। और ये भिन्न मैक्सिमम कब हो सकती है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका डिनोमिनेटर देखिए बेटा, इसके डिनोमिनेटर में NR प्लस MR है। अगर किसी तरह से NR प्लस MR की वैल्यू मिनिमम हो जाए
सबसे कम हो जाए, उस समय करंट कैसी हो जाएगी? सबसे ज्यादा। तो हम करंट को कैसा चाहते हैं? ज्यादा, और उसके लिए NR प्लस MR की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सबसे कम। तो NR प्लस MR सबसे कम होगा तो कितना हो सकता है? अब यहां पर आके बात अटक गई। देखो, पहले क्या चाहते थे? करंट मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होने के लिए NR प्लस MR का क्या होना जरूरी है? मिनिमम। अब NR प्लस MR मिनिमम होगा, उसकी क्या शर्त है? तो पहले ये दो लाइंस नोट कर देते हैं जो करंट के बारे में मैंने बताई। वैद्युत धारा I के अधिकतम मान के लिए वैद्युत धारा I के अधिकतम मान के लिए यह आवश्यक है कि वैद्युत धारा के सूत्र में NR प्लस MR का मान न्यूनतम होना चाहिए। अभी तो हमने ये आपको बताया कि करंट अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो उसके लिए शर्त क्या है। तो अगर आपको करंट मैक्सिमम चाहिए तो NR प्लस MR का मान न्यूनतम करो। अगर इसकी वैल्यू आप मिनिमम करे पा गए तो करंट सर्किट में कैसे मिलेगी? आपको मैक्सिमम मिल जाएगी। अब हम NR प्लस MR का मान मिनिमम कैसे करें? इसके लिए देखो, NR प्लस MR के न्यूनतम मान के लिए, बउआ हो, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है ना? फिर से बताओ, करंट आप कैसे चाहते हो? मैक्सिमम कि मिनिमम? मैक्सिमम। और फॉर्मूले को देख के हमें क्या पता चला कि अगर करंट मैक्सिमम चाहिए तो क्या शर्त है उसकी? NR प्लस MR, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब हम सर्च करना चाहते हैं कि NR प्लस MR का न्यूनतम मान कितना होगा और कैसे हो सकता है? NR प्लस MR, इसकी मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू को कैसे पता लगाएंगे? यहां पर हम एक मैथमेटिकल विजार्ड यूज करेंगे जिसकी मदद से हम आपको बता सकते हैं कि NR प्लस MR को मिनिमम कैसे कर सकते हैं हम। आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4AB। याद आया? सिमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं आप जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण पढ़ी आपने? द्विघात समीकरण में मूल अल्फा बीटा पढ़े आपने? अल्फा बीटा में कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस आते हैं जिनकी वैल्यू निकालने की होती है हमको, और उसमें ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। तो अगर आपको A प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप A माइनस बी होल स्क्वायर में 4AB ऐड कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके A प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ठीक, अब इसको हम उसी की मदद लेना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, NR प्लस MR, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इसको हम मिनिमम कब होगा ये कैसे पता लगाएं। इसको यही यूज करना पड़ेगा हमको। NR प्लस MR इज इक्वल टू होल स्क्वायर। अब आप एक काम कर लो, इसको A मान लो
और इसको क्या मान लो, इसको b मान लो। तो आप चाहो तो होल स्क्वायर मत लगाओ, होल स्क्वायर नहीं लगाओगे तो इधर आपको रूट लगाना पड़ेगा। अब अगर a की जगह nr है और b की जगह mr है तो बताइए हम क्या लिखें वहां पर। अगर यहां पर भी हम होल स्क्वायर नहीं लगाते तो फिर यहां मुझे क्या लगाना पड़ता, अंडर रूट। ठीक है, a की जगह पर क्या लिखा जाए, nr माइनस mr होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी, nr इंटू mr, इन दोनों को आपस में क्या कर देना पड़ेगा, गुणा। तो हम m इंटू n r इंटू कैपिटल R ऐसा कर लेते हैं। समझ आया? अब ये nr प्लस mr की वैल्यू आ गई। हमको करना इसे मिनिमम है। अब आप सोचोगे इसे मिनिमम करना है तो ये क्यों कर रहे हैं, इसे मिनिमम करना है ना, और ये इसी की वैल्यू है, तो यही से हमको पता चलेगा कि हम इसको मिनिमम कैसे कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये टर्म यहां पर कैसा है, पॉजिटिव, प्लस है, तो ये तो हमेशा इसमें क्या हो जाया करेगा, जुड़ेगा, तो ये कम नहीं कर सकता इसे। दूसरी चीज mn क्या चीज है, सेलों की कुल संख्या, हम इसको कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जितना हमें स्टॉक दिया गया है उतनी पूरी सेल्स हमको क्या करनी है, यूज करनी है, इसको हम कम नहीं कर सकते। स्मॉल r क्या चीज है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आप टच नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि अगर इस दुनिया में सेल है तो आंतरिक प्रतिरोध को आप खत्म कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको लगे कि हम R बिल्कुल 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू में कम से कम ये पद खत्म हो जाएगा, तो इसका मान थोड़ा तो छोटा हो जाएगा, लेकिन आप R 0 नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और इंटरनल रेसिस्टेंस। जब तक इस दुनिया में सेल है तब तक उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो चार्ज के रास्ते पर अवरोध लगाएगा, अवरोध लगाएगा तो R 0 हो ही नहीं सकता। रही बात कैपिटल R कि हम कैपिटल R खत्म कर देंगे, तो बना ही क्यों रहे हैं कॉम्बिनेशन? भाई आप कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लोड चलाना है, कार का स्टार्टर चलाना है, आपको हॉर्न चलाना है, आपको बहुत सारी हैवी मशीन्स चलानी है। तो अगर आप R खत्म करोगे तो फिर कॉम्बिनेशन क्यों करेंगे आप भाई? फिर तो जरूरत ही नहीं ना आपको, अगर आपने लोड ही खत्म कर दिया तो। इसलिए अगर इसकी वैल्यू कम करना है तो इसकी वैल्यू में ये दो पद आ रहे हैं। क्या आप इन दोनों पदों में से किसी एक को भी कम कर सकते हो? अगर इन दो में एक भी खत्म हो जाए ना तो इसकी मान थोड़ा तो कम हो जाएगा, अगर एक टर्म भी खत्म हो जाए यहां से। पर हमने क्या देखा, इस टर्म को हम नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है। mn नंबर ऑफ सेल्स है टोटल, स्मॉल r इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, कैपिटल R इज द रेसिस्टेंस ऑफ अवर लोड। इनमें से हम किसी चीज को कुछ कम नहीं कर सकते। ठीक है, इसको नहीं कर सकते, क्या इसको कर सकते हो? आप ध्यान से देखिए, एक वैल्यू है जो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। अगर इन दोनों में से किसी एक को भी कम करे पा जाएं हम, तो इसका मान हमने कम कर लिया थोड़ा सा, तो हम इसको कम नहीं कर सकते। तो क्या इसको कर सकते हो? क्या इसको आप कम कर सकते हो? आंसर है इसे हम कर सकते हैं। कैसे? इसके बीच में हमको एक माइनस दिख गया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों माइनस जो दिखा, ऐसे क्यों खुशी की बात है? इसलिए क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी अरेंजमेंट अगर आप ऐसा कर लो कि इसकी वैल्यू के बराबर कर दो आप, अगर आप nr का मान इस mr की वैल्यू के बराबर कर दें तो ये वैल्यू और ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0, ये टर्म पूरी तरीके से क्या हो जाएगी। और इसके मान में कम से कम एक पद तो हम क्या कर पाए, कम कर पाए ना, ये हम कर सकते हैं। और ऐसा कब हो सकता है, अब आप समझ गए, ऐसा तब हो सकता है जब nr की वैल्यू mr के बराबर हो, तो ही हम इसको कम कर सकते हैं। तो nr प्लस mr के न्यूनतम मान के लिए अब हम समझ गए कि क्या होना आवश्यक है।
NR प्लस MR की न्यूनतम मान के लिए ये हमने देखा, इसलिए NR प्लस MR का मान न्यूनतम होगा यदि, कब न्यूनतम होगा? अगर n स्मॉल r की वैल्यू m कैपिटल R की वैल्यू के बराबर हो जाए। ऐसा हम n और m को सेट करें। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? अगर ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगा, फिर इसको इसमें माइनस करेंगे 0, और कम से कम इसके मान में से एक पद ही कम हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। अगर NR प्लस MR का मान कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से NR प्लस MR का मान न्यूनतम होगा अगर NR की वैल्यू MR के बराबर हो जाए। अब इसमें से फिर से हम एक कंडीशन बनाना चाहते हैं, n, ये m इधर ले आओ आप, n अपॉन m इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। m इधर आ गया भाग में, बराबर कैपिटल R लिखा, स्मॉल r इधर गुणा में उधर जाके भाग में चला गया। ये शर्त है करंट के मैक्सिमम होने की। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट लेना चाहते हैं तो उस वक्त n और m का जो अनुपात है वो कैपिटल R और स्मॉल r के अनुपात के बराबर होना चाहिए। समझ आया आपको? तो अगर n और m का रेशियो कैपिटल R और स्मॉल r के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, उस वक्त NR प्लस MR सबसे कम होगा और उस वक्त सर्किट में फ्लो होने वाली करंट सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो क्या यह शर्त आपको समझ में आई? और अब तो हमने करंट को भी क्या कर लिया? मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लगातार पिछले क्लास से इस बात को ढूंढना चाहते हैं कि हम हैवी मशीन चलाना चाहते हैं। अगर आप हैवी लोड रखना चाहते हैं तो उस वक्त उस मशीन का प्रतिरोध कैसा होगा? अगर हैवी मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो करंट कैसी लेगी? कम की ज्यादा? ज्यादा लेगी। तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? बहुत कम। तो जब आप हैवी मशीन चलाने जाओगे तो कैपिटल R की वैल्यू कैसी होगी? कम। और स्मॉल r का मान कैसा होगा? ज्यादा। अभी भी नहीं याद आया? आया? फिर से, हैवी मशीन करंट कम लेगी कि ज्यादा? कम। ज्यादा लेगी। तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? कम। तो अगर हैवी मशीन आप चलाएंगे तो उसका कैपिटल R कैसा होगा? कम। और उसकी तुलना में आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा? ज्यादा। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। हैवी मशीन में R कैसा है? कम, और स्मॉल r कैसा है? ज्यादा। इसलिए n और m का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें n कैसा हो? कम, और m कैसा हो? ज्यादा। n कम हो, m ज्यादा हो, मतलब एक लाइन में लगी सेलों की संख्या कैसी हो? कम, और पंक्तियों की संख्या कैसी हो? ज्यादा। वो वाला कॉम्बिनेशन हम तैयार करेंगे। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे जिससे हमें वोल्टेज भी हाई मिले। वोल्टेज भी हाई मिले। वोल्टेज हाई क्यों चाहिए? ताकि धक्का तो लगाए, स्टार्ट तो करे। धक्का लगाएगी अगर वोल्टेज हाई होगा। करंट ज्यादा मिलेगी हमको तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी और ज्यादा देर तक हम उसका यूज कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो करंट को अगर आप मैक्सिमम चाहते हो तो उसके लिए क्या शर्त है? आंसर है, एक लाइन में लगी सेलों की संख्या और पंक्तियों की संख्या का अनुपात सर्किट में लगे बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होना चाहिए। और हैवी मशीन चलाने के लिए सुइटेबल क्या है बताइए? किसको कम रखना, किसको ज्यादा? n का मान कैसा रखा जाए? कम। और m का मान कैसा रखा जाए? ज्यादा। समझ आ रहा है आपको? तो अगर आप 15 वोल्ट की बैटरी बनाना चाहते हैं तो कितने सेल लगाओगे? 10 सेल।
10 सेलें एक लाइन में लगाओ और ऐसी कितनी सेलें लगेंगी, 10 सेल लग जाएंगी, मतलब 10 पंक्तियां बन जाएंगी। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बैटरी भी 12 वोल्ट की बन जाएगी और M का मान 10 होने से एनर्जी भी खूब मिलेगी आपको। और इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसी कंडीशन का यूज करते हैं जो हैवी मशीन्स को चलाने के लिए बैटरी को मैन्युफैक्चर करते हैं। जो बैटरी बनाने वाले लोग होते हैं वो इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अगर हैवी मशीन चलाने के लिए कोई बैटरी तैयार करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो वो इसका यूज कर लेते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि आर कैसा होगा, कैपिटल आर कम, इसलिए एन कितना रखा जाए, कम। धक्का देने भर के लिए एन रखा जाए, बाकी सब सेलें पंक्तियों में लगा दी जाए। इस तरीके से पुश भी ज्यादा मिलेगा और करंट भी हमको मैक्सिमम मिलेगी। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो हम बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जो बैटरी बनती है उसमें यूज करते हैं। अब आप बताएं, क्या आपको ये समझ आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो ये था सेलों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ना श्रेणी क्रम हमारे काम आएगा, ना समांतर क्रम हमारे काम आएगा अगर हम हैवी मशीन्स को ऑपरेट करना चाहते हैं। उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में भी आप किस तरीके से सेलों को कंबाइंड करेंगे? एक लाइन में सेलें कम लगे लेकिन पंक्तियां कैसी बने? ज्यादा बने। और एक लाइन में बस उतनी सेलें हम लगाएंगे जितना हमें धक्का के लिए जरूरत है। 12 वोल्ट चाहिए तो उसके हिसाब से लगाएंगे, 15 वोल्ट चाहिए तो उसके हिसाब से लगाएंगे, बस इसी के अकॉर्डिंग सेल्स यूज करेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई। कंडीशन जरूर याद रखिए आप। तो आज हम सेल का जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ये हमने कंप्लीट कर लिया और इस तरीके से सेलों का कॉम्बिनेशन भी कंप्लीट है आपका। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी। विभव मापी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।